नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव के घर। देवेंद्र यादव क्योंकि बहुत सक्रिय हैं और देवेंद्र जी सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत बहुत विस्तार न्यूज़ पे। आप राहुल जी की यात्रा में भी गए थे, खूब दौड़ते हुए तस्वीर आई है आपकी। ये वही गाड़ी है क्या जो राहुल जी जिस गाड़ी से यात्रा कर रहे थे? राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस गाड़ी में राहुल जी ने की थी। तो आज इसी पे चलते हैं, आपके वोटर भी देख लेंगे थोड़ा घूमते हुए, क्योंकि बहुत दिन बाद 15-16 दिन बाद तो आए हो आप। जी भारत न्याय यात्रा क्या अब शुरुआत उसी से करेंगे। अभी आप आए हैं वोट चोर गद्दी छोड़। हाँ। बहुत बड़ा कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने कैंपेन लॉन्च किया। हाँ। आप उस यात्रा के संयोजक थे और उस यात्रा में बहुत सारे लोग, हजारों लोगों की भीड़ दिखी। हाँ। क्या लग रहा है बिहार में इस बार कांग्रेस कुछ करने वाली है? देखिए, लाखों की संख्या में लोग जुड़े और बिहार के लोग राहुल जी को पसंद करते हैं, उनको प्यार करते हैं। राहुल जी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, न्याय के योद्धा राहुल जी को बिहार के लोग मानते हैं। और राहुल जी जिस तरीके से बिहार के सड़कों पे उतरे हैं, ऐसा बिहार में बहुत समय से ऐसा बिहार में कोई नेता उनको मिला नहीं था। बिहार की जनता राहुल जी के साथ चल रही है। इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन मजबूत लड़ रहा है और बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। सीट शेयरिंग तो अभी दूर की बात है, इस पे बाद में बात करेंगे। आप उस यात्रा में लगातार राहुल जी की गाड़ी के आगे थे। कई बार भीड़ आती है, लोग आते हैं, हाथ खिंच जाता है बहुत। तो किस तरह का अनुभव क्या रहा आपका और उस यात्रा को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये बता रहा है राहुल गांधी के प्रति अब जो है लोगों का अट्रैक्शन लौट रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी सच बात कहते हैं। आप देखिए 2014-15 में उन्होंने कहा था कि 18% से ज़्यादा GST नहीं लागू होनी चाहिए। आज घूम फिरा के सरकार को उनकी बात माननी पड़ी है। राहुल गांधी जी ने कहा था किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून है उसको वापस लेना चाहिए, उनको उसको वापस लेना पड़ा। राहुल गांधी जी ने कहा था कि जाति जनगणना देश के लिए इम्पोर्टेंट है, देश का एक्सरे होना ज़रूरी है, लोगों को पता रहना चाहिए कि जाति वर्ग के कितने लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर उसको भी मानना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी एक अब यू टर्न सरकार बन गए हैं। राहुल जी पहले वो बोलेंगे नहीं हम नहीं होने देंगे, 56 इंच का सीना है हमारा, हम इसको नहीं मानेंगे, आप गलत बोल रहे हो, प्रोपेगेंडा करेंगे। इसके बाद फिर धीरे से ऐसे यू टर्न करते हैं कि नहीं, यू टर्न कर लो भाई, राहुल जो बोल रहे हैं वही सही बोल रहे हैं। मतलब बहुत समय बाद ऐसा हो रहा है कि मोदी जी जो नैरेटिव सेट करते हैं उस पर पूरी पॉलिटिक्स चलती है। अभी राहुल गांधी सेट कर रहे हैं। बिल्कुल सीरियसली आप देखिए ना, पिछले समय में जो भी देश में चीज़ें बड़े फैसले हो रहे हैं या वापस हो रहे हैं, फैसले वापस लिए जा रहे हैं, उस पर किसका एजेंडा है? राहुल जी का। आप देखेंगे जो पोस्ट निकली थी जिसमें जो उसका ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया था, OBC SC ST का, उसमें राहुल जी ने आवाज़ उठाई। फिर इनके NDA गठबंधन के नेताओं को भी लगा कि दिक्कत हो जाएगी तो उसको वापस यू टर्न किया उसमें। ऐसे करके बहुत सारे मामले हैं। आप देखेंगे आज के समय मोदी जी सरकार नहीं चला पा रहे हैं, उनकी विदेश नीति फ्लॉप है, उनके पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फ्लॉप है। और राहुल जी ने अभी तक जो भारत के आम लोगों की भावना के आधार पर बात की थी, वही अब उनको अपना रोड मैप बनाने की ओर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, गाली वाली की भी बात आई, मोदी जी की मां को गाली दी गई, उसको बीजेपी बड़े पैमाने पर, आप देखिए देश भर में कैंपेन चला रही है। क्या लगता है इस तरह का होना चाहिए और उससे जो आपका इंडिया गठबंधन है उसको नुकसान पहुंच रहा है? क्योंकि आप मध्य प्रदेश देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, देश भर में जो है उसका विरोध कर रहे हैं लोग। कल कांग्रेस भवन भी घेरने पहुंची थी महिलाएं। देखिए, ऐसा है, पहली बात, किसी के बारे में भी कोई भी अभद्र टिप्पणी को हम स्वीकार नहीं करते, वो गलत है। दूसरी बात, जो गाली की बात आ रही है वो कौन से स्टेज पे दी गई, किनकी उपस्थिति में दी गई? क्या उसमें कोई कांग्रेस का नेता उपस्थित था या कोई इंडिया गठबंधन का वरिष्ठ नेता उपस्थित था? ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये पूरा एक झूठा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है यात्रा से जोड़कर।
आज जब हम उनसे सवाल पूछते हैं SIR में लोगों के नाम क्यों काटे जा रहे हैं, उस पर वो बात नहीं करते हैं। हम बोलते हैं वोट चोरी की जा रही है, बच्चा बच्चा कहता है वोट चोर गद्दी छोड़, उस पर वो कोई बात नहीं कहते। लेकिन वो एक दूसरी तरफ लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो वही हाल होता है, मणिपुर जलता है तब तक ये किसी और बॉलीवुड स्टार का की डांस पार्टी दिखाते हैं, या देश के अंदर गरीबी होती है लेकिन ये अंबानी के परिवार की शादी दिखाते हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, मैं आपके सामने भी कहना चाहता हूँ, मीडिया का उपयोग कर कर राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने का कोशिश करती है। आज उनको जवाब देना चाहिए। बिहार में कल भी एक शिक्षक को गोलियों से भून दिया गया, हमारी बिहार की बेटियों को, बहनों के साथ रेप हो रहा है, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। लगातार दलितों का शोषण हो रहा है, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, पुल गिर रहे हैं, उस पर इन कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये हिंसावादी लोग हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस दिन ये एपिसोड इन्होंने प्लान किया उसके अगले दिन कांग्रेस के दफ्तर में आकर हमारे नेताओं का सर फोड़ दिया, कांग्रेस पार्टी का दफ्तर तोड़ दिया, वहाँ रही हुई गाड़ी तोड़ दी। तो हम भाई ऐसे नहीं है, हम तो गांधी की विचारधारा से चलते हैं, हम जियो और जीने दो की विचारधारा से चलते हैं। मतलब आप बिहार में पिछले 2-2.5 महीने से तो एक्टिव हैं। हाँ, तो पूरे जेल से आने के बाद सीधा बिहार, पहली बार हम मतलब बिहार जाने का लाइफ में अवसर मिला नहीं था कभी। जेल से छूटे हैं, उसके बाद पता चला कि पार्टी ने बिहार का प्रभारी बनाया है, उसके बाद बिहार गए। जेल का जिक्र किया आपने, बलौदा बाजार हिंसा हुई, तमाम चीज़ें हुई, उसमें आप जेल गए। हाँ। जेल में जाने के बाद, जेल में जाने से पहले के देवेंद्र यादव और बाद के देवेंद्र यादव कितना फ़र्क महसूस करते? क्योंकि आपका ये जो एटीट्यूड देख रहा हूँ, पॉलिटिकल एटीट्यूड, वो मुझे कुछ बदला नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं 10-15 साल से आपको जानता हूँ। देखिए, जेल है ना, एक आपको जीवन को और करीब से दिखाती है, सिखाती है। और जेल एक ऐसा अनुभव है जहाँ पर आप पीड़ा जो होती है ना, पीड़ा आप जितना सहन करोगे उतना आपको आनंद की अनुभूति होगी, प्राप्ति होगी, और जीवन की सच्चाई की स्पष्टता आएगी। जेल बहुत कुछ सिखाता है। मैं कहूँगा जेल गुरुद्वारे की जैसा है हमारे लिए भी। जेल जाने के बाद नेता बड़ा भी हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। एक सवाल थोड़ा कठिन होगा आपके लिए, जब आप जेल में थे उस दौरान ऐसी चर्चा थी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आपकी थोड़ी दूरी बनी है और TS सिंहदेव से नज़दीकी बनी है। उनके भतीजे बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं के साथ भी आपके साथ जेल में मिलने आए। ये क्या है समीकरण, ये चर्चा क्या है इसका? थोड़ा ये है ना, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स हमेशा चलती है चर्चा पर। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी, पंजा छाप, राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी का फ़ैन हूँ, राहुल गांधी का कार्यकर्ता हूँ, और मैं राहुल गांधी जी के जो उद्देश्य हैं उसके लिए अपना जीवन को पूरी तरह निछावर और कुर्बान कर चुका हूँ। मेरे लिए कोई पद, प्रतिष्ठा, कोई ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए राहुल गांधी जी का उद्देश्य इम्पोर्टेंट है, और उस उद्देश्य के लिए मैं पूरी तरह समर्पण से काम कर रहा हूँ। जहाँ तक राजनीतिक बात है, हमारे नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी, मेरे राजनीतिक जीवन में उन्होंने बहुत नीचे से मुझे यहाँ तक सिखाया है। मैं उनका सर्वोच्च सम्मान करता हूँ। TS बाबा साहब हमारे पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं, उनका सर्वोच्च सम्मान करता हूँ और सभी का करता हूँ। मैं एक बहुत नौजवान कार्यकर्ता हूँ। मैं इस तरह के गुटबंदी और गुटबाजी का राजनीतिक और मीडिया का शिकार तो नहीं हो सकता। मैं भाई राहुल गांधी का कार्यकर्ता हूँ, राहुल गांधी जिंदाबाद करता रहूँगा। कल गुटबंदी और गुटबाजी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे डॉक्टर चरणदास महंत। हाँ। आप पीछे खड़े थे और गंभीर ऐसे हाथ करके सुन रहे थे। हाँ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि चमचा है। क्या ये चमचा रविंद्र चौबे के लिए था? क्योंकि रविंद्र चौबे ने कहा कि भूपेश बघेल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए, और इस तरह के बयान के इतने सीनियर लीडर को देना चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी अपनी बात रख दी है, तो मैं तो बहुत जूनियर हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। एक चर्चा और है भूपेश बघेल जी से ही जुड़ी कि उनको लोकसभा की टिकट मिली राजनांदगांव से। हाँ। उस दौर में वो चाहते थे कि आप और आपकी टीम, क्योंकि युवाओं का बहुत बड़ा वर्ग आपके साथ है, मैं देखता हूँ
बिलासपुर चुनाव भी हम कवर करने गए थे। लगता है कि हम बिहार से छत्तीसगढ़ आ गए हैं वापस। बिहार से फिर चलेंगे। तो मुझे लगा आज गाड़ी बिहार तरफ जाएगी, लेकिन ये यू टर्न हो गई गाड़ी का। नहीं, बिहार, ये गाड़ी तो पूरे देश में घूमेगी। आप भारत जोड़ो यात्रा करके। भूपेश बघेल जी क्या नहीं चाहते थे कि आपको लोकसभा का टिकट मिले और आप उनके लिए उनके बिना समर्थन के कैसे हमको टिकट मिलती? हमारे पार्टी में कोई भी निर्णय होता है तो वरिष्ठ नेताओं के ही मार्गदर्शन में होता है। भूपेश बघेल जी, आदरणीय चरणदास महंत जी, दीपक बैस साहब, आदरणीय हमारे टीएस बाबा साहब, सभी वरिष्ठ नेताओं का, रविंद्र चौबे, सभी वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद से बिलासपुर में मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ाया और सबका समर्थन, सबने प्रचार किया, सबने पूरे गर्मजोशी से मुझे शक्ति दी और सबके समर्थन से ही हमने सबसे बेहतर चुनाव लड़ा, मुझे ये लगता है। एक अभी मैं इंटरव्यू लिया था अजय चंद्राकर जी का, पूर्व मंत्री हैं। उन्होंने उनसे आपके बारे में पूछा कि उनका क्या हाल है, वो बड़े दुखी है, मैं सुना हूँ आजकल। दुखी है, लेकिन उन्होंने दुख व्यक्त नहीं किया। बहुत मतलब उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार हो रहा है, पार्टी उनको पूछ ही नहीं रही है। क्या सही बात है, बीजेपी भी बदल रही है और ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस भी बदलने वाली है, क्योंकि नए जिला अध्यक्ष आ रहे हैं, नई पार्टी खड़ी हो रही है। देवेंद्र यादव की दौड़ क्या राहुल गांधी से, क्योंकि आप बोल रहे हैं हमारे नेता राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस बोलती है, क्या देवेंद्र यादव की दौड़ प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक है? देवेंद्र यादव की दौड़ राहुल गांधी के हर उस शब्द के लिए है जो वो देश की जनता के लिए करना चाहते हैं। मैंने पहले ही बहुत स्पष्ट कहा है, मैं एक कार्यकर्ता हूं और राहुल गांधी का सिपाही हूं। मुझे उनके बताए हुए मार्गों पे चलना है। अगर मैं पद, प्रतिष्ठा और इस नीतियों में चलूँगा तो मुझे लगता है कि मेरा जो बेस्ट योगदान है जीवन में, जो मैं दे सकता हूं पार्टी के लिए, उसको देने में असक्षम रहूँगा। इसलिए मैं इससे अपने आप को ऊपर रखता हूं। पार्टी जो जब जिम्मेदारी देती है, मैं जेल में था, मुझे बिहार का प्रभारी बनाया गया, मैं बिहार कभी गया नहीं था, लेकिन उसके बाद मैं वहाँ जिम्मेदारी निभा रहा हूँ ना। पार्टी मुझे जब जो जिम्मेदारी देगी मैं उसमें बेस्ट वर्क करूँगा और जब कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी तो कार्यकर्ता के रूप में भी अपना बेस्ट दूंगा। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता आप ही की तरह सोच लेते तो पिछली सरकार मुझे लगता है नहीं जाती। मेरा सवाल इसलिए भी था क्योंकि आईएनसी के पेज से एक पोस्ट हुआ कि अध्यक्ष बनने पर, इसलिए मुझे लगा कि क्या ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ पक रहा है। त्रुटि मिस्टेक हो जाती है या कोई लिखने वाला होगा गलती से कुछ लिख दिया होगा तो उसमें क्या इतना एजेंडा बना है, लेकिन ठीक है, चर्चा हो जाती है। राजनीति में तो चर्चा ही काफ़ी है। चर्चा जरूरी है क्योंकि चर्चा में देवेंद्र यादव यूथ के आइकॉन है। आज पिछले चुनाव तक ऐसा माना जाता था कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, तमाम चीज़ें, और चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, उसमें आपने अपने लोगों का एक गुट बनाया, उन लोगों को जिताया। क्या लगता है कि यूथ कांग्रेस जो अभी वर्तमान में काम कर रही है उससे अपने काम करने के तरीके को बदलना चाहिए? क्योंकि बड़े संख्या में यूथ हैं और पिछले चुनाव के परिणाम से जोड़ रहा हूँ मैं उसको। मेरा ये मानना है राजनीति में जो युवा हैं उनको संघर्षशील है, सब लोग मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन और मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहूँगा, ये आज नहीं, जब वो बेस्ट फॉर्म में भी रहेंगे तब भी यही कहूँगा कि थोड़ा और इम्प्रूव करो, क्योंकि मेरा ये मानना है हमें हमेशा अपग्रेडेशन की ओर जाना चाहिए। एक अच्छा सवाल है और लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर देवेंद्र यादव राहुल गांधी तक पहुँचे कैसे? भारत जोड़ो यात्रा में आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा में शामिल थे, फिर जो दूसरी यात्रा हुई है उसमें ये गाड़ी लेकर इसके साथ राहुल गांधी गाड़ी में गए। देवेंद्र यादव राहुल गांधी के करीबी कैसे बने, उसकी कहानी बता दीजिए। देखिए, मेरे को लगता है राहुल गांधी जी के करीब में हर वो कार्यकर्ता है जो काम करना चाहता है, और राहुल गांधी जी सभी को सामान्य नज़रों से देखते हैं, सामान्य व्यवहार सभी से करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं या मेरे कोई कहीं पर आगे है, कोई पीछे है, वो सबके लिए उनका भाव एक सा रहता है, एक समान भाव रहता है। हम निष्ठा से बस कोशिश ये करते हैं कि वो जो कह रहे हैं उसको हम जी लें, उनकी बातों को हम जिएं। जैसे भारत जोड़ो यात्रा 1 में भी हम पद यात्रा कर रहे थे तो उस विश्वास के साथ कर रहे थे कि भारत को जोड़ना है। उस समय की परिस्थिति आप देखें तो हम लोगों को इतना डिवाइड कर दिया गया था नैरेटिव में, हिंदू मुस्लिम यही सब दिखता था मीडिया में। तो वो भारत को एक करने के लिए वो यात्रा थी। न्याय की जब बात हुई कि युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं के साथ न्याय हो, ये सारे विषय को लेकर हम मणिपुर से मुंबई तक पहुँचे। मणिपुर का क्या हाल रहा है पिछले समय में ये सब जानते हैं, तो हम उस विषय से जुड़ने की कोशिश करते हैं। और आज भी वोटर न्याय अधिकार में हम उस विषय में राहुल जी के साथ हैं, इसलिए ईमानदारी से काम कर पाते हैं। और ऐसे मेरे जैसे हजारों युवा, लाखों युवा राहुल जी को
अपना नेता मानते हैं, करोड़ों लोग नेता मानते हैं और हज़ारों लोग उनके संपर्क में जो उनसे सीधे संपर्क में काम करते हैं। अभी एक नई टीम भी बना रहे हैं, उसका नाम शायद मुझे याद नहीं आ रहा है। 40 लोगों का प्रशिक्षण हुआ था यहाँ युवाओं का। अच्छा अच्छा। तो हाँ, फ़ोन आ गया है। अरे हमारे संपादक जी का ही फ़ोन है। भैया प्रणाम। प्रणाम भैया, नमस्ते, कैसे हैं? बस हम तो लाउड स्पीकर में डाल दिए, आपकी आवाज़ भी आनी चाहिए इंटरव्यू में, हम बोले। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, आइए आप इंटरव्यू पूरा कर लीजिए, मुझे बहुत अर्जेंट बात करना था। ठीक है भैया, ठीक है भैया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ सवाल पूछ लेते हैं। आप विधायक हैं, बहुत एग्रेसिव विधायक हैं। विधानसभा में आपने एकदम एग्रेशन से, मैं देख रहा था ऊपर बैठे, तो आप कैसे बोल सकते हैं, आप कैसे वो क्या था, वो कौन सा देवेंद्र यादव है? देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि राजनीति में एग्रेशन का कहीं कोई जगह नहीं है। मुद्दों का एग्रेशन होता है, विषय का एग्रेशन होता है। वो मेरा कोई व्यक्तिगत मेरा गुस्सा नहीं था जो मैं निकाल रहा था, वो उस विषय को चुप कराने के पीछे की जो साजिश थी उसके खिलाफ का आक्रोश था, और वो विषयवाचक था, व्यक्तिवाचक नहीं था, और वो कभी होगा भी नहीं। अजय चंद्राकर जी वरिष्ठ नेता हैं, हम बहुत चिंता करते हैं कि पार्टी उनको सम्मान नहीं दे रही है, जो उनका उचित सम्मान रहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में, उनका उपयोग कर नहीं रही है। हमें दुख है इस बात का, और हमारी संवेदना है उनके साथ। वो तो बहुत सारे लोगों के। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि विधानसभा में आप लोग 35 विधायक हैं, और पिछली विधानसभा में भी आप थे जब बीजेपी के सिर्फ 14 विधायक थे। उनका एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहता था, सरकार पर आरोप लगाते थे, तमाम चीज़ें करती थी, करप्शन के आरोप लगे सरकार पर, और उसको चुनाव आते आते एक नैरेटिव बना दिया गया कि ये करप्शन हुआ है, बड़े पैमाने पे हुआ है, हजारों करोड़ का करप्शन हुआ है, जिसके कारण कांग्रेस को हार मिली। क्या लगता है ये इस नैरेटिव को, अगर आप पहले बता दीजिए करप्शन हुआ कि नहीं हुआ, दूसरा इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने क्यों प्रयास नहीं किया? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग पिछले समय थे, उन सबको तो घर बैठा दिया गया। पहले उनसे झूठ बुलवाया गया खूब आरएसएस और उनके संगठन द्वारा कि चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलो, तुम लोगों को टिकट मिलेगी। फिर टिकट दिया गया, फिर बोले चिल्ला चिल्ला के और झूठ बोलो, तुमको कुछ बनाया जाएगा, कुछ बनाया नहीं गया। अभी घर बैठा दिया गया। अभी तो ये चर्चा आती है कि इन सब की अगली बार इनको चुनाव लड़ने की उपयोगी भी नहीं समझा जा रहा है। तो मुझे दुख है कि उनसे पाप कराया गया और इसके बाद उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो मेरी संवेदना है बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ। लेकिन कुछ मामलों में आपका भी नाम आया कि देवेंद्र यादव के पास भी पैसा गया, तमाम चीज़ें रही। हालांकि वो चल रहा है प्रोसेस, आपके यहाँ भी ईडी की टीम पहुंची, तमाम रहा। देखो क्या सच्चाई क्या है? इसका मैं बहुत भरपूर आनंद लेता हूँ इस बात का। भारतीय जनता पार्टी मुझे इस छत्तीसगढ़ के आम लोगों के सामने, मेरे जैसे बहुत आम छोटे कार्यकर्ता को प्रस्तुत कर दिया। मैं तो यही कहूँगा, भाई मेरा कोई लेना देना नहीं ईडी से। मेरे घर ईडी भेज दी, क्या मिला ईडी को? दस्तावेज हैं कि 12 लाख का मकान अटैच किए हैं और 7 लाख मेरी जो सैलरी अकाउंट है वो अटैच किए हैं। उसके अलावा 19-20 लाख के अलावा ये दस्तावेज हैं ईडी के। कोई भी इनके पास डॉक्यूमेंट मेरे खिलाफ नहीं रहे, इनकी संस्था है और इन्हीं की संस्था ने मतलब मुझे उस पर गिरफ्तार नहीं कर पाए। दस्तावेज हैं, सीबीआई भी भेज दिए, उसका भी क्या है सबके सामने है। अब बचा कुचा कुछ नहीं मिला तो बलौदा बाजार घटना में बोले इसको दबा देते हैं, उसमें ये थोड़ा सा नरम पड़ जाएगा, घर बैठ जाएगा। मतलब जितना दबाने की कोशिश की उतना देवेंद्र यादव ऊपर आए। देखिए ये सच की शक्ति है। आपके अंदर अगर सच नहीं है ना तो झूठ में आपके आंखों में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सच रहेगा तो पूरा आएगा। तो हमें तो इस बात की खुशी है कि वो हमें प्यार करते हैं और लोगों का प्यार और हमारे लिए बढ़ता है। ऐसी बीजेपी हमारे ऊपर प्यार करती रहे और हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हम तो छोड़ेंगे क्या? मतलब अभी हमारे कुछ मित्र हैं, यादव मित्र हैं, वो कहते हैं कि यादव मुख्यमंत्री भी हो सकता है क्या छत्तीसगढ़ में? तो क्या वो देवेंद्र यादव हो सकते हैं क्या? देखिए ऐसा मैं बताया, ये रेस है ना खराब है, पदों की रेस। अगर आप इन रेस में बढ़ोगे ना आगे कि आप ये बन जाओ वो बन जाओ, तो आप मुख्य आपका जो उद्देश्य है ना, उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाओगे। मैं उद्देश्य के लिए लड़ता हूँ, मैं स्थान के लिए नहीं लड़ता। गजेंद्र यादव को मंत्री इसलिए बनाया गया कि देवेंद्र यादव को रोक सकें, काउंटर कर सकें। दोनों दुर्ग भिलाई के हैं। मुझे खुशी है गजेंद्र जी को आखिरकार मौका मिला, किसी यादव समाज के व्यक्ति को मौका मिला। लंबे समय से तो सब हमारे समाज के लोग लगे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, इतनी संख्या है, मौका मिलना चाहिए, नहीं मिल पाया। लेकिन उम्मीद करते हैं गजेंद्र हों
या सतनामी समाज से अभी उनको बनाया गया है गुरुजी को, इन लोग कुछ अच्छा काम करें, ठीक है, बस ये उम्मीद करते हैं। और अच्छा काम करेंगे तो कोई भी अच्छा काम करेगा तो हम उसके लिए अच्छा बोलने में भी पीछे नहीं हटेंगे, और कोई ख़राब करेगा तो उसकी टांग खींचने में भी पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, यही राजनीति है, अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए। एक सवाल रहेगा, आपके पड़ोसी विधायक हैं रिकेश सेन, उनका आपसे बहुत कंपटीशन रहता है, दोनों की रील पे रहता है कि इनके 4000 लाइक आ गए, मेरे 1700 आए, ऐसा ये वाला रील वाला क्या लफड़ा है? इसके लिए उन्होंने एक आदमी भी रख लिया था कि मेरे को काउंटर गाली वाली देना तो माहौल बनेगा। मैं नहीं कहना चाहता, सबकी अपनी अपनी राजनीतिक तौर तरीके हैं, ठीक है। राजनीति में मुझे लगता है कि समय आपको परिपक्व बनाता है, तो सबको अपने अपने समय का इंतजार करना चाहिए। अब क्योंकि इंटरव्यू अंतिम चरण में चल रहा है, देवेंद्र यादव का अभी क्या लक्ष्य है? अंतिम लक्ष्य तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि आपकी उम्र अभी 40 साल भी नहीं हुई है। 40 साल नहीं हुई है ना आपकी उम्र? मैं 35 साल का हूँ। 35 साल के। तो देवेंद्र यादव का अगले 5 साल का, 4 साल का क्या लक्ष्य है? मेरा अगले 35 साल का लक्ष्य मेरे पास स्पष्ट है। मैं शॉर्ट टर्म लक्ष्य नहीं बनाते। मैं समझ पाता हूँ एजेंडा ज़िंदगी के, और बहुत गंभीर चिंतन से कुछ क्लैरिटी ऑफ माइंड भी मैंने रखी है अपने दिमाग में। मेरा एजेंडा बहुत साफ़ है, मुझे राहुल जी के मिशन में उनके साथ परिश्रम करना है, परिश्रम करना है और परिश्रम करना है और परिश्रम करना है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी का क्या रोड मैप हो सकता है आपके हिसाब से? क्योंकि आप बिहार देख रहे हैं। मेरा यही परिश्रम है ना। राहुल जी का एजेंडा क्या है? कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना, लोगों की बात कहना, सामाजिक न्याय की बात कहना, बस इसी एजेंडे में काम करते रहूँगा। उसमें मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरा रोल क्या है, मेरे लिए उसमें इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है, वो मैं होना चाहिए, मुझे ये लगता है। हम लोग भी देखते हैं कि जिस तरीके से आप कभी बलौदा बाजार जाते हैं, कभी भाटापारा जाते हैं, बिलासपुर, दुर्ग, कहीं भी जाते हैं, एक बड़ा वर्ग युवाओं का आपके साथ जुड़ता है, आपके साथ खड़ा रहता है, माला पहनाता है। उस युवा को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि वो सब कांग्रेस के हैं और कांग्रेस कमज़ोर हो रही है? मैं उन सभी साथियों को ये कहूँगा, हमारा समय हमारे करीब है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने निरंतर संघर्ष करके इस देश को कांग्रेस की विचारधारा भी सिखा दी है। विचारधारा के साथ हर एक व्यक्ति का प्रेम और जुड़ाव भी कर दिया है। हम सब लोगों को उनके हाथ को मजबूत करना है। मेरा ये कहना है, राजनीतिक जीवन आसान नहीं है, कठिन है। परिश्रम जितना करोगे उतना आपको अवसर मिलेंगे, और कोई भी अवसर आपका आखिरी अवसर हो सकता है अगर आप उस अवसर के साथ न्याय नहीं करते हो। मेरा ये कहना है, लगे रहो, उठो, जागो, और तब तक अपने मकसद में भिड़े रहो जब तक आपको आपके क्षेत्र के लोग रेस्पेक्ट, सम्मान की नज़रों से नहीं देखते। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूरा कैबिनेट हो गया, सब कुछ हो गया, क्या लगता है 2 साल में जो उम्मीदें थी इस सरकार से, उस उम्मीदों पर विष्णुदेव साय सरकार खरी उतरी है? क्या विष्णुदेव साय जी के मंत्री या अधिकारी, या मैं कहूँगा उनके आसपास के लोग, उनको जो मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर या भारतीय जनता पार्टी जो रिस्पेक्ट देना था या जो आज़ादी देनी थी काम करने की, वो दी है क्या? अभी नहीं दी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये प्रदेश बिना नेतृत्व के चल रहा है, दिल्ली के इशारों पे चल रहा है, कुछ अधिकारियों के इशारों पे चल रहा है, कुछ उद्योगपतियों के इशारे पे चल रहा है, जो छत्तीसगढ़ के लिए गलत है। जब तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व सरकार में भी नहीं रहेगा, राजनीतिक रूप से सक्षम निर्णय लेने वाला सरकार में भी नहीं रहेगा, तो जन भावना कहाँ पे रहेगी? मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। एक चर्चा है कि आदिवासी नेताओं के खिलाफ एक बड़ा वर्ग काम कर रहा है, चाहे आपके दीपक बैज हों उनके खिलाफ, चाहे विष्णुदेव साय। क्या आदिवासी नेतृत्व को यहाँ का कॉरपोरेट या ब्यूरोक्रेट ये स्वीकार नहीं करना चाह रहा? आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दीपक बैज जी के साथ तो हम सब मजबूती से खड़े हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ जो आज़ादी उनको मिलनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, वो नहीं मिल रही है काम करने की। दबाव में हैं, वो कोई निर्णय ले नहीं पाते, ठीक है, निर्णय दिल्ली से होते हैं। आप बताइए, विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाया गया इस प्रदेश की सरकार में, आदिवासियों को क्या सम्मान मिलेगा? आप बताइए, तीजा, पोरा, हमारे हरेली के त्यौहार, ठीक है, जो जन भावना है, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई। क्यों किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ का राज्य गीत को ख़त्म कर दिया गया। छत्तीसगढ़ की जो भी हमने पिछले समय में
जो अस्मिता है उसको उठाने का काम किया था, उसको सबको ख़त्म कर दिया गया। और सबसे बड़ा सवाल, विश्व आदिवासी दिवस भी आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए नहीं बन पा रहा है, तो हम कैसे मानेंगे कि इस प्रदेश की सरकार में आदिवासी हितों की बात हो रही है। ठीक है, बिहार चुनाव, क्योंकि अब मतदान वाली स्थिति, निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित होगा, क्या लगता है कांग्रेस सरकार में आ जाएगी या इंडिया गठबंधन? 100% इंडिया गठबंधन इस बार सरकार में आ रही है। बिहार की जनता ने, भारत के इतिहास में आप देखेंगे जब जब क्रांति आई है तो बिहार के उस भूमि का उसमें बड़ा योगदान रहा है। तो बिहार की भूमि इस देश के अंदर फांसीवादी सांप्रदायिक ताकतों को ख़त्म करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने के लिए भी बिहार की जनता से बिगुल बच चुका है। राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सब लोग, सभी जाति धर्म वर्ग के लोग हैं और हम लोग बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। ठीक है, तो ये थे देवेंद्र यादव जो लगातार बिहार में सक्रिय हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं। राहुल गांधी को लेकर इनका विज़न एकदम क्लियर नज़र आ रहा है कि राहुल गांधी जो कहते हैं उसे करना है। और कांग्रेस के लोगों को भी इन्होंने साफ साफ कहा कि आप भी राहुल के विज़न को माने। कुल मिलाकर देवेंद्र यादव छत्तीसगढ़ में काफ़ी पॉपुलर है। उसके पीछे इन्होंने बता दिया कि बीजेपी ने इनको पॉपुलर किया है, जेल भेजा या तमाम चीज़ें हुई, विधानसभा में भी अग्रेसन। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार किसी और विषय को लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। मेरे साथ ना